आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय थल सेना को लेकर आई एक रिपोर्ट के बारे में। भारतीय थल सेना एक तरफ जहां अपने मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को लेकर काफी गंभीर है और एक के बाद एक जो बड़े निर्णय हैं ये भारतीय थल सेना की तरफ से लिए जा रहे हैं, तो वहीं भारतीय थल सेना अब फ्यूचर की जो थ्रेट्स हैं इनको लेकर के भी काफी एक्टिव हो गई है। हम सब ने रशिया यूक्रेन वॉर में जो एफपीवी ड्रोन्स हैं इन ये कितने घातक हो सकते हैं इसको डिटेल में देखा और हमने आपसे पहले भी कहा था कि इस समय भारत रशिया यूक्रेन वॉर को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और ड्रोन कितने घातक हो सकते हैं मॉडर्न कॉम्बैट में इसका भी ध्यान भारत की तरफ से रखा जा रहा है। और इसी क्रम में हमें भारतीय थल सेना से एक डेवलपमेंट देखने को मिला जहां पर भारतीय थल सेना इस समय अपने जो टैंक्स है और खासकर कोरियन K9 वज्र जो कि 155 mm और 52 कैलिबर के सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर है इसको सुरक्षित करने के लिए एंटी ड्रोन नेट सिस्टम पर काम कर रहा है। और यहाँ पर हमें कई K9 वज्र में ये एंटी ड्रोन नेट सिस्टम देखने को भी मिले। ये बेसिकली एक स्वदेशी सोल्यूशन है जो कि एफपीवी ड्रोन अटैक से हमारे टैंक्स को और हमारी जो सेल्फ प्रोपेल हॉविट्जर्स हैं इनको सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में घातक एंटी टैंक जो मिसाइल्स हैं उनके तुलना में ये जो सस्ते ड्रोन हैं ये बड़े पैमाने पर यूज़ किए जा रहे हैं और इन्होंने बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। K9 वज्र की बात करें तो इसे भारत में लाइसेंस के अंतर्गत लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है पुणे में, और 2019 से अभी तक की बात करें तो बड़ी संख्या में ये भारतीय थल सेना में इंडक्ट भी की जा चुकी हैं और इन्हें भारतीय थल सेना की जो मॉडर्न आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का बैकबोन भी माना जा रहा है। अभी 100 जो गन्स हैं ये ऑलरेडी डिलीवर की जा चुकी हैं और अनदर 100 का जो ऑर्डर है वो प्लेस किया जा चुका है और इस समय भारतीय सेना इनको सुरक्षित करने के लिए हर उपाय कर रही है, क्योंकि इन्हें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास डिप्लॉय किया गया है और इनका जो ओपन टॉप टरेट है डिज़ाइन है और हाई बैटल विजिबिलिटी जो इनको ये ऑफर भी करता है वही चीज़ इनको आगे चल के एफपीवी के लिए भी काफ़ी वनरेबल बना देता है और इसी से सुरक्षित रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट सैफ्रॉन इंडिया को लेकर आ रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया का जो वर्चुअल इनॉग्रेशन है वो किया गया है। सैफ्रॉन की ये फैसिलिटी हैदराबाद में स्थित है और बुधवार को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसी दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये जो फैसिलिटी है ये भारत की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगी और भारत को एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का जो ग्लोबल हब है उसके तौर पर स्थापित करेगी। यानी कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल जो हब है भारत को वो ये फैसिलिटी बनाने का पोटेंशियल रखती है। प्रधानमंत्री जी ने और भी बहुत सारी बातें इस फैसिलिटी को लेकर कही हैं। दरअसल ये जो फैसिलिटी है ये बेसिकली भारत की उस स्थिति को मजबूत करेगा जहां पर अपने आप को भारत ग्लोबल एमआरओ हब के तौर पर देखता है। दरअसल सीसी फैसिलिटी की बात करें तो सैफ्रॉन ने ये जो डेडिकेटेड एमआरओ सेंटर है ये अपने लीप इंजन्स के लिए खोला हुआ है, जो कि पॉपुलर एयरक्राफ्ट जैसे कि हमें एयरबस का A320 नियो और बोइंग का 737 मैक्स है उनमें देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अगर हम बात करें तो ये पहली बार हुआ है जब एक ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरर ने जो एमआरओ फैसिलिटी है वो भारत में इस्टेब्लिश करी हो। हालांकि रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले भविष्य में इसको और भी ज़्यादा एक्सपैंड करके जो राफेल के इंजन्स हैं उनको भी एमआरओ सपोर्ट देने के लिए यूज़ किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि अगला वर्ष, आने वाला जो वर्ष है ये सैफ्रॉन के लिए और भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सैफ्रॉन को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है और यह जिम्मेदारी है जेट इंजन डेवलपमेंट की, जिसके अंतर्गत जीटीआरई और सैफ्रॉन मिल करके जो 120 से 140 किलोटन का इंजन है ये विकसित करने वाले हैं और इसके लिए रोड मैप तैयार हो चुका है और ऑलरेडी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो बातचीत है ये भी सैफ्रॉन और जीटीआरई के बीच में पूरी हो चुकी है। यानी कि बस एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की तैयारी है और उसके बाद जो निर्माण कार्य है इंजन का वो शुरू कर दिया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट पाकिस्तानी बॉट्स और उनके समर्थकों को शायद अच्छी ना लगे, लेकिन वो पाकिस्तानी बॉट जो भारत के डिफेंस प्रोग्राम को लेकर टिप्पणी करते रहते हैं उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की अब बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तानी एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो कि अपने हरे पेंट और नट बोल्ट से F-17 के जो आंचे पांचे हैं इनको बांधती है, इसको लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल पाकिस्तानी एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रही है और यह समस्या F-17 के प्रोडक्शन के इतिहास में अब तक की सबसे गंभीर समस्या है। दरअसल पूरा 2025 बीतने को है, लेकिन इस वर्ष पाकिस्तान की तरफ से या पीएसी कामरा की तरफ से एक भी सिंगल जो F-17 थंडर है उसको अभी तक रोल आउट नहीं किया जा सका है और इस समय सबसे बड़ा सेटबैक पूरे इतिहास में F-17 के इसी वर्ष को माना गया है।
दरअसल पीएसी कामरा की बात करें तो इसे पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए बैकबोन माना जाता है, क्योंकि टिपिकली यहीं पर जो चाइनीज जेफ 17 थंडर हैं उनको पाकिस्तान की तरफ से असेंबल किया जाता है। और पीएससी ने पाकिस्तान एयरफोर्स ने यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन को फॉलो करने की बात करी थी, लेकिन लगभग तकरीबन पूरा साल गुजर गया है और अभी तक एक सिंगल फाइटर जेट भी यहाँ से रोल आउट नहीं हुआ है। इसको लेकर बहुत सारे जो कारण है वो बताए जा रहे हैं। मल्टीपल डिफेंस वॉचर्स ने ये कहा कि यहाँ पर पाकिस्तान का या तो जेफ 17 प्रोग्राम सप्लाई चेन इशूज से परेशान है और जो फॉरेन सोर्स क्रिटिकल कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंसी है, इसकी वजह से इनका जो प्रोडक्शन है वो हॉल्ट किया गया है। वहीं मल्टीपल डिफेंस वॉचर्स का ये भी मानना है कि रशिया ने शायद अभी तक पाकिस्तान को RT-93 टर्बोफैन इंजन की जो डिलीवरी है वो रिज्यूम नहीं करी है, जिसके चलते जो जेफ 17 थंडर है वो अभी तक रोल आउट नहीं हो सके हैं। क्योंकि आपको बता दें कि जितने भी जेफ 17 के वेरिएंट हैं उन सभी में RT-93 इंजन का यूज़ किया जाता है। ये सेम इंजन जो है इसको लेकर कहा गया था कि रूस ने इनकी डिलीवरी को रोक दिया है। हालांकि आपको बता दें ये जो इंजन है ये RT-33 जो कि MiG-29 में यूज़ किए जाते हैं उनका ही एक डेरिवेटिव है और रशियन चैनल्स के थ्रू पाकिस्तान को ये सप्लाई किया जा रहा था, लेकिन बीच में इनकी डिलीवरी में रोक लगा दी गई थी। रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट कुश के बारे में। प्रोजेक्ट कुश जो कि भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रोग्राम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बढ़ाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये तैयार किए जाएंगे। प्रोजेक्ट कुश एक इंडिजिनस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होने वाला है जो कि रशिया के S-400 को कॉम्प्लीमेंट करने का काम करेगा। कुछ मामलों में ये रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से भी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। अभी तक हमें ये पता था कि इस प्रोग्राम को लेकर भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना से बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो देखने को मिला है, लेकिन अब रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि सिर्फ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी ही नहीं बल्कि ट्राई सर्विसेज की नजर इस पर बनी हुई है, यानी भारतीय थल सेना भी इस प्रोग्राम में एंटर कर रही है। भारतीय थल सेना ने भी अपना जो इंटरेस्ट है वो इसमें दिखाया है और बाकायदा भारतीय नौसेना और वायुसेना के जैसे भी भारतीय थल सेना को उनकी एक सेपरेट रेजिमेंट इसकी मिल सकती है। दरअसल मीडिया सोर्सेस की बात माने तो इंडियन एयरफोर्स ने 5 स्क्वाड्रन को लेकर अपनी जो प्रतिबद्धता है वो जताई है, जो कि रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो रेजिमेंट है उन्हें सप्लीमेंट करने का काम करेगी। वहीं जो भारतीय नौसेना है वो शिप लॉन्च M2 वेरिएंट जो है उसके तरफ जा रही है। हालांकि भारतीय थल सेना ने अभी कुछ फाइनलाइज तो किया नहीं है, बल्कि इस पे काम किया जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि पोटेंशियली भारतीय थल सेना भी जो M2 वेरिएंट है, M2 इंटरसेप्टर है, उसके तरफ ही जा सकती है और इसको लेकर के जो आगे निर्णय है ये भी लिया जाएगा। खैर आपको बता दें कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने ऑलरेडी 2022 में 21,700 करोड़ रुपए का जो एलोकेशन है वो इसके डेवलपमेंट और इनिशियल प्रोक्योरमेंट के लिए किया था। और प्रोजेक्ट कुश में हमें बेसिकली 3 इंटरसेप्टर मिसाइल्स देखने को मिलने वाली हैं। पहली होगी M1 इंटरसेप्टर जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है, M2 इंटरसेप्टर जिसका रेंज 250 किलोमीटर है और M3 इंटरसेप्टर जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है। इसको लेकर के ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।